नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका सभी का एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे क्योंकि टीआरई 4 आप सभी का ऑन द वे है। किसी भी टाइम आप सभी का नोटिफिकेशन आ सकता है। आप सभी का लास्ट फरवरी या फर्स्ट वीक मार्च में आप सभी के नोटिफिकेशन आने के प्रबल चांसेस हैं। तो आप सभी लोग डट के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 5वां प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है हिंदी सब्जेक्ट का। जिन छात्रों और भाई बहनों का, दोस्तों का हिंदी सब्जेक्ट है, अगर टीजीटी पीजीटी में या स्टेट भी अगर आप लोग दे रहे हैं, स्टेट सेकंड फेज या थर्ड फेज, फर्स्ट फोर्थ फेज, जैसा भी फेज आया आप सभी का, अगर यह प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेते हैं, आप लोगों को एक भी शब्द कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टारगेट दोस्तों देख लीजिए कितना बड़ा है। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। आज हम लोग पाँचवा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जैसा जैसा दोस्तों आप सभी लोग इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे, वैसा वैसा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर शेयर कर करिए और लाइक कर दीजिए करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिससे क्या है, इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आप सभी को परोसी जा रही हैं वह सही दिशा में दी जा रही कि नहीं दी जा रही, ये हिस्सा इसका आइडिया थोड़ा लगता रहता है दोस्तों। इसलिए आप सभी से कहते हैं कि कंटेंट को लाइक कर दिया करिए। अगर नहीं लाइक कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर डालिए। हम लोग विषय हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, चाहे वह आप सभी का 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, कोई भी आप सभी का हिंदी से संबंधित एक भी प्रश्न अगर आता है किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम में, और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण दोनों आप सभी का शामिल है, तो इस चैनल के माध्यम से यह प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को हिंदी से संबंधित समस्या कहीं नहीं होगी। 80 प्रश्न, महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और 80 प्रश्नों में आप सभी के 75 प्रश्न सही होंगे। इस चैनल का टारगेट है कि आप सभी के 80 में से 75 प्रश्न सही हो जाएं, चाहे वह टीआरई 4 हो। अगर टीआरई स्टेट दे रहे हैं तो 150 में कम से कम आप सभी के 110 120 के आसपास आप सभी के मार्क्स बने, ठीक है। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्योंकि 75 नंबर क्वालिफाइंग होता है। आप सभी को पता है, स्टेट सेकंड फेज हो चाहे सेकंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, 75 नंबर क्वालिफाइंग होता है। 50% लाना पड़ता है। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग इसके क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम ललित द्विवेदी है। मेरे द्वारा यह डिस्कशन किया जाता है। आज 5वां प्रैक्टिस सेट डिस्कशन कर रहे हैं। अगर यह चैनल आप सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो सभी को एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बुक्स का सोल्यूशन और क्वेश्चंस आप सभी को यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। टारगेट 100 प्रैक्टिस सेट है। 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवाए जाएंगे। खुद से प्रश्न बनाने पड़ेंगे, खुद से प्रश्न बनाए जाएंगे। जब तक बुक्स अवेलेबल है तब तक बुक्स का कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि बुक से बेहतर हमारे समझ से तो कुछ नहीं होता है। बाकी टीचर्स भी बुक से सीखते हैं, तो बुक बेहतर ऑप्शन है कि आप सभी को बुक के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ें गाइड की जाए, और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी को परोसी जाएँ। तो दोस्तों, चैनल पर लास्ट तक बने रहना। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय करना। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर नए हैं दोस्तों, फिर से निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी को प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। लाइक कर देंगे। लाइक से समझ में आता है कि आप सबको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, वीडियोस प्रोवाइड हो रहा है, मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि बुक्स पढ़ना और समझाना अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सभी को पता होगी चीज़ें, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कुछ हमारे भाई बहन हमसे बड़े होंगे, हमसे सीनियर होंगे, और कुछ छोटे होंगे, और कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। सभी टाइप के दोस्त होंगे हमारे। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। आपके भाई का चैनल है, आपका चैनल है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सोशियोलॉजी की बहुत जल्द क्लासेस देखने को मिलेंगी, और साथ में आप सभी का 40 नंबर का जो जीएस पोर्शन आता है वो भी कवर कराता हुआ मिलेंगे। दोस्तों, इस चैनल का सपोर्ट करेंगे। आप सभी के लिए यह चैनल दिल खोलकर आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएगा। नोट्स आप सभी जानते हैं कि नोट्स किसी भी कोचिंग्स के खरीदने कितना महत्वपूर्ण होता है, तो आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट किसी भी कोचिंग के नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि 4-5 मिनट का हमारा लोगों का डिस्कशन ही हो जाता है, तो आगे बढ़ते हैं, अब कंटेंट डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का, 5वें प्रैक्टिस सेट का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। हिंदी की व्यंजनांत बोली है, हिंदी की व्यंजनांत बोली मतलब किस हिंदी बोली में अंत जो है व्यंजन पर होता है, तो वह अवधी बोली है। कौन सी अवधी बोली है जिस पर जो है व्यंजनांत है, मतलब इसका हिंदी में इसके शब्दों में अंत जो है व्यंजन पर होता है, ठीक है। जैसे अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां हैं, ठीक है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और अवधी हो गई आप सभी की, बघेली होगी, छत्तीसगढ़ी होगी, ठीक। 3 भाषा जो है आप सभी की पूर्वी हिंदी की है। तो यह अवधी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। हिंदी की ओकार बोली
ओकार बोली है, तो हिंदी की ओकार बोली कौन सी है? मैथिली है, मगही है कि मेवाती है कि बघेली है? आप सभी को आंसर बताना है। तो मेवाती हिंदी जो है ओकार बहुला बोली है, ठीक है। मेवाती जो है हिंदी की ओकार बहुला बोली है। और ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, और आप सभी की मारवाड़ी हो गई, कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई, और तथा और कौन कौन सी हो गई? मालवी हिंदी की ओंकार बोलियाँ हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों की इतनी बोलियाँ ओंकार बोलियाँ हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया, आप सभी को बताना है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास अर्धमागधी से माना गया है कि मागधी से मांगा गया है कि सौरसनी से मांगा गया, खसबाने से माना गया? तो सौरसनी से माना गया है पश्चिमी हिंदी का विकास, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी के बारे में आप सभी लोगों को बता दें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आप लोग ये याद रखना, कौरवी बार बार पूछी जाती है, अवधि की जगह पर रख के, ठीक है, या खड़ी बोली की जगह पर रख दिया जाएगा। तो कौरवी दोस्तों आप सभी की हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। और आप सभी की हरियाणवी हो गई, ब्रजभाषा भी आप सभी की हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बुंदेली हो गई, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, देर न करते हुए। ए और ए किस प्रकार के वर्ण हैं? ए और ए किस प्रकार के वर्ण हैं, आप सभी को बताना है। 4 नंबर प्रश्न है। तो कंठ तालव्य वर्ण है, कौन से वर्ण है? कंठ तालव्य वर्ण है ए और ए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट तो सभी प्रश्न है, क्योंकि बहुत ही अच्छे पहले प्रैक्टिस सेट से जो छात्र पहले प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस देख रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको यहाँ पर आते आते कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियरिटी मिलती रहेगी और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा कि 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और 5वें प्रैक्टिस सेट में क्या क्या चीज़ें हम लोग देख चुके हैं 5वें प्रैक्टिस सेट तक। तो 5वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा तो बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, बताइए हिंदी में स्वर की कितनी मात्राएं हैं? आप सभी को आंसर बताना है, 5 नंबर बताना है। तो 10 मात्राएं। कितनी मात्राएं हिंदी में? स्वर की 10 मात्राएं हैं। तो आप सभी को याद रखना है। तो याद क्या क्या रखना है? हिंदी में जो स्वर की मात्राएं 10 हैं, कौन कौन सी आप सभी को बताना पड़ेगा। छोटा की मात्रा होती है, अब जैसे ये वाली मात्रा होती है, ठीक है, छोटा की, बड़ा की, ठीक है, छोटी की, बड़ी की, ये छोटी की हो गई, ये बड़ी की हो गई, और छोटा ऊ की हो गई, बड़ा ऊ की हो गई, और यह हो गई आप सभी की री की मात्रा हो गई, ठीक है। ए ओ औ, ये आप सभी की 10 मात्राएं हो गई, ठीक है, याद रखना। और कुल स्वर कितने होते हैं? स्वर आप सभी के 11 होते हैं, याद रखना। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन प्रयोग में आप सभी के स्वर 10 आते हैं। इतना याद रखना, इतनी आप सभी की से चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम 2 बार 3 बार जितनी भी बार आता है प्रश्न, आप सभी को बताते हैं कि प्रयोग के आधार पर स्वर 10 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11 प्रकार की होती है, प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार की होती है। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो जा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? आप सभी को बताना है, क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो तालव्य के अंतर्गत आने वाला वर्ण है चा वर्ण, ठीक है। तालव्य, ये वाला ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। तालव्य स्वर है जा वर्ण। और जा के बाद में आप सभी के तालव्य और कौन कौन से आते हैं? ई आ जाता है आप सभी का, बड़ी ई आ जाता है, और आप सभी का चा वर्ग जितने हैं वो सब तालव्य स्वर है, और या आ जाता है और सा आ जाता है। ये याद रखना, इतने स्वर जो है आप सभी के तालव्य स्वर है। छोटी, बड़ी, चा वर्ग में जा भी आता है, इसीलिए यह तालव्य हो रहा है, तालव्य ध्वनि है, ठीक है। और या और सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं लोग। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए आप सभी लोग। प्रज्वलित, तो प्रज्वलित आप सभी का सही है कि नहीं सही, आप सभी को बताना है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, तो फटाक से 7 नंबर उत्तर प्रश्न का उत्तर बताइए, ठीक है। प्रज्वलित ये भी सही नहीं है, आप सभी का प्रज्वलित यह सही नहीं है। प्रज्वलित आप सभी को पता है कैसे लिखा जाता है? प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, प्रा बनाए, आधा ज्वा बनाए, वा बनाए, और ला बनाए, छोटी की मात्रा ला पर ता, प्रज्वलित ये हो गया आप सभी का। उज्ज्वल भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊ जा, आधा जा, फिर वा, फिर ला, उज्ज्वल हो गया, ठीक है। फिर दुष्कर ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, दुष्कर भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो दुष्कर कैसे लिखा जाता है? दू बनाया और यह आधा सा और का और रा, ठीक है, यहाँ पर का लिख लेना, का और रा, दुष्कर, ठीक है। विद्वान आप सभी का सही, यह वाला ऑप्शन आप सभी का सही है। तो सभी बता दिए चारों, आप सभी का टाइम ना जाए, टाइम की प्रवाह ना करते हुए आप सभी लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप सभी का जो पढ़ चुके होंगे वह रिवीजन भी हो जाएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। महोत्सव का महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें महोत्सव में संधि कौन सी है आप सभी को बताना है, तो इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। संयोग, संयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो संयोग शब्द में
कौन सा संधि है आप सभी को बताना है। तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है संयोग शब्द में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस योग, संयोग, ठीक है। यह हो जाएगा आप सभी का संयोग का संधि विच्छेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। पंकज किस प्रकार का शब्द है। पंकज आप सभी को बताना है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, ठीक है, यौगिक है, रूढ़ है, यौगिक है कि योग रूढ़ है, आप सभी को आंसर बताना है। तो पंकज किस प्रकार का शब्द है आप सभी को बताना है, आंसर बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी का क्या, योग रूढ़ है, योग रूढ़ है पंकज, ठीक है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तब वह योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। यौगिक शब्द जब अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ बताने लगते हैं तो वह योग रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द है। तो संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द है, आप सभी को आंसर बताना। संकीर्ण का कौन सा विलोम आप सभी का है। तो ए है परकीर्ण, बी है अकीर्ण, सी है जीर्ण, कि डी है विस्तीर्ण, आप सभी को आंसर बताना है। तो विस्तीर्ण इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आप सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं, आप सभी को बताना है। वह शब्दांश जो किसी धातु या शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उपसर्ग तो शुरू में जोड़े जाते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट आप सभी का 5वां चल रहा है, आप सभी को पता नहीं चलेगा, आप सभी के 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और बाद में देखेंगे तो बाद में आप सभी लोग पूरे प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाएंगे, चाहे जितने बड़े धुरंधर हों, ठीक। लास्ट में कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग 100 के 100 नहीं कर पाएंगे। अभी से करते रहेंगे तो आप सभी की मान चलिए 80 प्रश्न करवा रहे हैं तो 8000 प्रश्न आप सभी लोग एग्जाम तक हर हाल में निपटा देंगे। तो 100 प्रैक्टिस सेट मायने रखते हैं, कोई भी नहीं करवाता यूट्यूब पे। चलिए दोस्तों हम लोग 13वें नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, आप सभी को आंसर बताना है। अली और अली बताना है आंसर। आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िए, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी, तो ये आप सभी का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भौरा और सखी, अली मतलब होता है भौरा, अली मतलब होती है सखी। चलिए 13 नंबर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए वकील नंबर 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। सभी आप सभी के सामने पहले से। वकील शब्द है फारसी है, अरबी है, फ्रेंच है, जापानी है, चारों ऑप्शन में से आप सभी को आंसर बताना है। तो अरबी शब्द है, वकील क्या है, अरबी शब्द है। जैसे अरबी शब्द और भी आप लोग सुन लीजिए क्योंकि लिखना संभव नहीं होता पता है इतने। अदा हो गया आप सभी का अरबी शब्द है। जैसे अजब हो गया, अमीर, अमीर तो आप लोग सुने होंगे, अमीर ये क्या है, अरबी शब्द है। और अजब अरबी शब्द है। अदावत अरबी शब्द है। फ़कीर, फ़कीर सुने होंगे आप लोग, फ़कीर, फ़कीर क्या है, अरबी शब्द है। और शराब आप सब लोगों ने सुना होगा, तो शराब भी अरबी शब्द है। एक और आता है शब्द हौसला, हौसला शब्द क्या है, अरबी शब्द है। तो ये सब अरबी शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आप सभी को उत्तर देना है। जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसने ऋण चुका दिया हो। मरणमत ये नहीं होगा, उऋण, भारहीन ये भी नहीं होगा, उत्तीर्ण ये भी नहीं होगा, उऋण हो जाएगा, ठीक। जिसने ऋण चुका दिया हो तो उऋण हो जाएगा। चलिए दोस्तों उऋण आप सभी को याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 16 नंबर प्रश्न का है, घड़ी साज किस प्रकार का शब्द है। घड़ी साज किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विसंकर है, तो आप सभी को बताना है। तो यह संकर शब्द है, क्या है, घड़ी साज एक संकर शब्द है। संकर शब्द कैसे है, आप सभी लोग पूछेंगे सर संकर शब्द कैसे हैं। संकर शब्द वही होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। और घड़ी और साज, घड़ी साज यहाँ दो भाषाओं के शब्द मिले हैं, एक साज है फारसी शब्द और घड़ी आप सभी का हिंदी शब्द है, ठीक है। तो आप सभी का घड़ी क्या होगा, हिंदी शब्द, और साज हो गया फारसी शब्द। तो दो भाषाओं के मेल से जो बनते हैं शब्द उनको क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो यह संकर शब्द है घड़ी साज। चलिए दोस्तों 16 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है और प्यार से ये प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। एकार्थी शब्द है, निम्न में से एकार्थी शब्द कौन सा है। सोना है, रात्रि है, पाप है कि पर्वत है, आप सभी को आंसर बताना है। तो आप सभी का पाप शब्द जो है एकार्थी शब्द है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पाप का अर्थ होता है धर्म और नीति विरुद्ध किया जाने वाला आचरण पाप होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न आप सभी को उत्तर बताना है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा आप सभी को बताना है, ठीक है। बुढ़ापा, जैसे आप कहीं सोचेंगे कि मेरे बुढ़ापा आ जाएगा, तो
बुढ़ापा क्या आ जाएगा, आपके अंदर भाव प्रकट हुआ बुढ़ापा आने का, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जो आपके अंदर भावनाएं प्रकट होती हैं कि मैं ऐसा हो, जैसे वह लंबा आदमी है, ठीक है, जैसे लंबाई क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और जैसे वो कहे बहुत नर्म आदमी है, तो नर्म क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नर्मता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। मिठास, ठीक है, इस मिठाई में बहुत, इस व्यंजन में बहुत मिठास है, तो क्या हो जाएगा, अनुभव हुआ ना मिठास का, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। समझ, उसके अंदर बहुत समझ है या मेरे अंदर बहुत समझ है, अनुभव हुआ, समझ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर बताना है 19 नंबर। आयुष्मान शब्द शब्द में लिंग है, आयुष्मान शब्द में लिंग कौन सा है, आप सभी को बताना है। आयुष्मान भव, ठीक है, तो पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, यह शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, पराठा जैसे हो गया, पराठा क्या है, तो पुल्लिंग है, हलवा पुल्लिंग है। और जैसे आप सभी से कहा जाए भात, तो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और रायता पुल्लिंग है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। 20 नंबर प्रश्न देख बताइए, प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, वाक्य में कारक है, राम के हित लक्ष्मण कारक वन गए थे, आप सभी को इसमें क्या बताना है, कारक बताना है। अपादान कारक है, और संप्रदान कारक है, कि करण कारक है, कि अधिकरण कारक है, आप सभी को बताना है। आंसर बता फटाफट कीजिए आप सभी लोग। तो इसमें संप्रदान कारक है, क्या है, संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक क्यों है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में कारक आप सभी लोग सुन लीजिए, कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 कारक होते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, जैसे आप सभी को कुछ कोई दे रहा है, या आप सभी के लिए कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, राम के हित लक्ष्मण बन गए, तो राम के हित में गए, तो राम के लिए लक्ष्मण कुछ कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें क्या हो जाए, संप्रदान कारक हो जाएगा। आंसर आप सभी का संप्रदान कारक हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आप सभी को उत्तर बताना है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, आप सभी को बताना है। कोई आ गया, कोई आ गया में निजवाचक होता है, मतलब कोई कहता है कि मैं निज, आपकी निजता का कोई प्रकटीकरण नहीं होता है, तो ये तो हो गए नहीं। प्रश्नवाचक, आप प्रश्न तो पूछ नहीं रहे, कोई आ गया, ठीक है, कोई आ गया, जब आ गया है तो कोई आ गया है, तो ये प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। निश्चयवाचक निश्चित है ही नहीं, क्योंकि कोई आ गया, कोई में है ही नहीं, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जिसका कोई निश्चय नहीं है। कोई मतलब कोई आ गया, पता नहीं कौन आ गया, ठीक है, लेकिन कोई आया है, उसका लेकिन निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई हो गया आप सभी का, तो कोई तो एक शब्द है, कुछ हो गया, कुछ भी आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो ऐसा ना हो कोई आ जाए, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, निजवाचक भी नहीं है, और निश्चयवाचक नहीं है, तो इसमें कोई मतलब पता नहीं है। ठीक है, और एक होता है, चलिए अच्छा, जो जैसे याद आते रहेंगे वैसे आप सभी को बताते रहेंगे। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, आप सभी लोग आंसर कीजिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से कितनी, क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, कितने, 2 भेद हैं, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, 2 भेद हैं। एक, क्योंकि रचना की दृष्टि से पूछ रहा है ना, तो रचना की दृष्टि से 2 भेद हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। ठीक है, 2 भेद होते हैं क्रिया के रचना की दृष्टि से। अब इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। चलिए दोस्तों हम लोग 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता है, वाच्य बताना है आप सभी को, वाक्य में कौन सा वाच्य है, आंसर बताना है। मुझसे बैठा नहीं जाता है, तो बैठा नहीं जाता मतलब अनुभव कर रहे हैं ना आप, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो आप लोग अनुभव कर रहे हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो यह लोग आप लोग अनुभव करते हैं, दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता, तो यह क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आपके अंदर भाव ऐसे जागृत होते हैं। ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो भाव, इसमें वाच्य पूछ रहा था ना, सॉरी, इसमें वाच्य पूछ रहा था, तो भाववाच्य क्या है, भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, 3 वाच्य, तीनों वाच्य दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। सामान्यतः अव्यय कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं सामान्यतः, आप सभी को बताना है। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3, 5, 6, कितने भेद होते हैं, आप सभी को बताना है। तो 4 भेद होते हैं, कितने, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 भेद। अच्छा, अव्यय के तो 4 भेद होते हैं, लेकिन अव्यय के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है, आप लोग पहले सुन लीजिए, क्रिया विशेषण होता है, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होता है, तीसरा जो है संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक, और चौथा होता है विस्मयाद बोधक, चौथा होता है विस्मयाद बोधक। पहला होता है, पहला कौन सा होता है, आप सभी को क्रिया विशेषण होता है, दूसरा संबंध बोधक होता है, तीसरा समुच्चय बोधक होता है, चौथा विस्मयाद बोधक होता है। ठीक है, इतना याद रखना, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं।
और अव्यय अव्यय किसे कहते हैं आप लोग ये सुन लीजिए। जैसे लिंग हो गया, आपका वचन हो गया, पुरुष हो गया, कारक हो गया, ठीक है, के कारण, आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 25 नंबर प्रश्न का, संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं, आप सभी को उत्तर बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, कि जातिवाचक संज्ञा नहीं, पदार्थवाचक संज्ञा नहीं, आप सबको सभी को आंसर बताना है कि कौन सी संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, तो पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी का, 25 नंबर का डी। और संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। संज्ञाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। वह शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, या किसी वस्तु या व्यक्ति के अवस्था या स्थिति का बोध हो वह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आप सभी को बताना है। क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, आप सभी को बताना है। तो क्या बताना, 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो क्रिया हो जाएगा आप सभी का। वह शब्द जिनसे किसी कार्य के होने, कार्य कौन करेगा, क्रिया ही करेगा, किए जाने कौन करेगा, क्रिया ही करेगा, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने कौन घटित करेगा, क्रिया ही करेगी। ठीक है, तो क्रिया इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय का भेद आप सभी को कौन सा नहीं बताना है। तो अभी हम लोगों ने अव्यय पढ़े थे। ठीक है, तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अभी हम लोगों ने पढ़े थे। अव्यय हम लोगों ने अभी पढ़े थे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, 4 प्रकार के अव्यय हम लोगों ने पढ़े थे। अव्यय वो होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, वे अव्यय होते हैं। तो अव्यय के भेद नहीं है, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मयाद बोधक होता है, और सभी का एक बचा आप लोग कमेंट बॉक्स में वाला संबंध बोधक, प्रश्न बोधक नहीं होता है। यह है आप लोगों का उत्तर, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, क्या है, खिलौना है। मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, रेखांकित पदबंध है, कौन सा पदबंध है, तो क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आप सभी को बताना है। जब इसमें पदबंध दिए नहीं है, सरल वाक्य कोई पदबंध नहीं है, संयुक्त वाक्य कोई पदबंध नहीं है, और मिश्र वाक्य कोई पदबंध नहीं है। ठीक है, ये वाक्य के प्रकार है। ठीक है, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। ठीक, जब पदबंध दिए ना हो, एक ही पदबंध दिया, आंसर वही सही होता है। ठीक है, तो आप लोगों का 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर ए होता है। ठीक है, अच्छा, पदबंध होते क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं तो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, आंसर हो जाएगा आप सभी का विशेषण पदबंध। चलिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न हो गए। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आगे भी देखते जाएंगे, एक्सप्लेन करना इतना भी जरूरी नहीं। 29 नंबर प्रश्न पर टाइम ज़्यादा लेना नहीं। वह वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होता है, वह कहलाते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं, कि मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो वह वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय एक होता है, तो एक संयुक्त वाक्य नहीं कहलाते, सरल वाक्य कहलाते हैं। तो आप सभी का क्या हो जाएगा, 29 नंबर सी हो जाएगा। एक लगा दिया मैंने सरल वाक्य, एक सेकेंड दोस्तों, सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या, वही वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होता है, वही मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, इतना याद रखना आप लोग। और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद के होते हैं, आप सभी से पूछ लिया जाता है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद के होते हैं, 3 भेद के। कौन कौन से, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, 3 भेद, या भूलना नहीं, आप लोग के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर आप लोग आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न कौन सा है, सरल वाक्य को साधारण वाक्य बोलते हैं, ये भी याद रखना। 30 नंबर प्रश्न आप सभी देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो संयुक्त वाक्य हम लोगों ने देखा, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं, ये भी देखा। मिश्र वाक्य होता है, ये भी देखा। कर्तवाच्य नहीं होता, ये वाच्य होता है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये वाच्य के 3 भेद होते हैं, 3 भेदों में से एक भेद है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों ने यह सीरीज कंप्लीट कर ली तो आप सभी लोगों को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी का एक एक प्रश्न वैसे भी डील हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग कहीं से कुछ पढ़ें। मैं तो कहूँगा फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही है। PYQ आप सभी को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हालांकि 5 दिन से कुछ आप सभी को वीडियोज़ नहीं मिली है, लेकिन वीडियोज़ जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी।
आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। नोट्स बच्चा, नोट्स स्टार्ट हो जाएगा। और पीओक्यू की आप सभी के साहित्य चल रहा है, व्याकरण नहीं चल रहा, तो व्याकरण भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब संभवतः आप सभी का 5 फरवरी से व्याकरण स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक उसके पहले आप सभी का व्याकरण खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। इस चैनल पर जुड़े हैं तो टेंशन मुक्त रहिए। आप सभी के 80 में से 75 हर हाल में आएंगे अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो। बताओ, कम्प्लीमेंट देते रहते हैं मुझे, थोड़ा मोटिवेशन देते रहते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ कौन सा? उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाना। ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का ये सही हो जाएगा आप सभी का, सॉरी 32 का ये सही हो जाएगा। हम लोगों ने लग रहा है 31 नंबर प्रश्न नहीं देखा। एक सेकंड देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न बातों बातों में नहीं देखा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है सभी को। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। ठीक, ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। अशुद्ध वाक्य चयन करना है। यह काम करो या अपने घर जाओ, यह काम करो या अपने घर जाओ, यह काम करो यहाँ पर होगा, यह काम करो अपने घर जाओ या अपने घर जाओ। क्योंकि यह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। क्योंकि यह मोटा है, क्योंकि यह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। ठीक है, ये नहीं होगा। क्योंकि यह मोटा है अतः अतः नहीं होगा, इसलिए वह धीरे चलता है। डी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर 32 नंबर प्रश्न हम लोग देख ही चुके। 33 नंबर प्रश्न का देखते हैं। अब की अब, जब की जब के साथ, अब की अब के साथ, जब की जब के साथ। लोकोक्ति का सही अर्थ है जीवन में विपत्ति सब पर आती, ये नहीं होगा। सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, गलत है। थोड़े दिन की शान शौकत, गलत है। किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। आप सभी को 33 नंबर प्रश्न का, एक सेकंड फिर से पढ़ देते हैं, थोड़ा वो हो सकता है गलती हो जाए। अब की अब, जबकि जब के साथ लोकोक्ति का सही अर्थ है जीवन में विपत्ति पर आना, व सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब की अब मतलब अब की अब देखना और तब की तब देखा जाएगा। भविष्य में भविष्य की देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में वर्तमान की देखो। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण, अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आप सभी को बताना है। जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वह संदेह अलंकार होता है, कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर आप लोगों को आता हो। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आप लोगों को आता हो। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप होता है, यहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा रूपक अलंकार होता है? तो ई वाला सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नहीं देखते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आप लोग पढ़िए। जहाँ उपमेय में उपमान, इसको ऊपर कर देते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यह सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों इधर देख लेते हैं थोड़ा ऑप्शन, थोड़ा यह वाले ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं, ये भी सही है। उपमा में रूप रंग गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये भी सही है। चलिए दोस्तों हम लोग 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों है निम्नलिखित में शब्दालंकार कौन सा है? दीपक, रूपक, यमक, उपमा। शब्दालंकार आप सभी को बताना है। ठीक है, हम लोग शब्दालंकार देखते हैं, शब्दालंकार का उत्तर बताना है। तो यमक अलंकार क्या है? शब्दालंकार है। तो आप सभी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यमक अलंकार, शब्दालंकार। या स्टेट में 50 बार ऐसे प्रश्न बनते हैं स्टेट में, आप लोग उठा के प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे स्टेट वाले भाई बहन, तो स्टेट वाला अलग से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो तैयारी 4 चल रहा है स्पेशल। बाकी इसमें जितने भी एग्जाम्स आते हैं इंडिया के, जिसमें हिंदी का एक भी प्रश्न आता है, अगर यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेता 8000 प्रश्नों का, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट चलाने हैं हमको, तो कोई भी एग्ज़ाम खाली नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर लेगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 में 18 सही करके आएगा। कोई इधर उधर की बकवास नहीं होती। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सटीक और एकदम ऑथेंटिक होती हैं। अच्छा, शब्दालंकार है। शब्दालंकार में जो आप लोगों का शब्दालंकार है उसमें कितने कौन कौन से आते हैं आप लोग सुन लीजिए एक बार। अनुप्रास अलंकार आता है, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार आता है, विप्सा अलंकार आता है, उपरोक्त अलंकार आता है, श्लेष आता है, और भी आते हैं। तो इतने मेन याद रखना, बाकी आप सभी का काम हो जाएगा। बांधा था विदुको किसने, बांधा था विदुको किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। आप सभी को उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप सभी को बताना है। समासोक्ति है, प्रतिष्ठुमा है, रूपाक्ति,
संयुक्त है कि भेदाक्ति संयुक्त है? आप सभी को आंसर बताना है। बांधा था विध को किसने? इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, रूपाक्ति संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न आप सभी का टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए, प्रैक्टिस सेट में है। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सटीक चीज़ें करवाई जा रही। आप लोग निसंकोच निसंदेह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा है कि अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है इस चैनल का मनोबल बढ़े और आप सभी लोगों के लिए कुछ हित में कर पाए। नहीं तो छोटा चैनल अगर रहेगा तो आप लोगों के हित में जितना कर पाएंगे उतना करते ही हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा पैरों में बेड़ियाँ पड़ जाती हैं। कारण ये है कि छोटा चैनल है, आप सभी के लिए कितना भी कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में उतना कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की चीज़ें चाहिए तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से इनिशिएटिव चलाए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग करेंगे तो आप लोगों से हो सकता है नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता, ये तो है ही ना। किस युग में मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए? आप सभी को आंसर बताना। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो प्रागैतिहासिक युग में। किसमें? प्रागैतिहासिक युग में। आप सभी को आंसर यही होना चाहिए, ठीक। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर, विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे, यह एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में यह चैप्टर है, ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी का। तो यह आ सकता है ऐसे ऐसे किसकी, एकांकी या किस विद्या की रचना है? तो एकांकी विद्या की रचना है। ऐसे ऐसे किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। तीसरा दरवाजा कहाँ खुलता है? एकांकी पाठ में तीसरा दरवाजा कहाँ खुलता है आप सभी को बताना है, ठीक है। तो तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है। कहाँ खुलता है? रसोई घर में। हालांकि इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एससीईआरटी के क्वेश्चन आप सभी को अलग से करवाए जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से इस प्रैक्टिस सेट में भी डाले गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल करिए, निसंकोच निसंदेह करिए। आप लोग को इसमें भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी अलग से प्रैक्टिस सेट आप सभी को 800 से 900 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ किसके द्वारा रचित है? जो देखकर भी नहीं देखते पाठ किसके द्वारा रचित है? हेलन केलर के द्वारा, सुंदरा राम स्वामी के द्वारा, जया विवेक के द्वारा, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। आप सभी को आंसर बताना है। जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर के द्वारा रचित जो है पाठ है। चलिए दोस्तों 40 हो गए। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का चित्र किस रचनाकार की कविता में मिलता है? एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का चित्र किस रचनाकार की कविता में मिलता है? 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में जो है एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का चित्र मिलता है, ठीक है। इतना याद रखना, बस इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने, अब जो मैंने एनसीईआरटी का एनालिसिस करवाया हुआ है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एनालिसिस करवाया, चैनल पर पढ़ा है, आप लोग देख लीजिए जाकर। क्या हमको पढ़ना है एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में? 6 to 8 में भी करवाया, 9 to 10 में करवाएंगे, 11 to 12 में भी करवाएंगे उसके बाद में। तो आप लोग देख जरूर लेना, ठीक है। फिर हम लोग एसएसटी का भी करवाएंगे। 42 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके साल पर स्त्री की थी? किसके साल पर स्त्री की थी गांधी जी ने? अफ्रीका में, अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में। अगर गलती से निकल गया तो क्षमा करना। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, गोखले के साल पर, ठीक है। गोखले के साल पर गांधी जी ने स्त्री की थी। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है? आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है आप सभी को बताना है। तो कौन सा नंबर? 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 इंच होती है। कितनी होती है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाए, 1 इंच होती है आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई, ठीक है। और इसका वर्णन नौकर पाठ है, ठीक है। तो नौकर में किया गया है। और नौकर किसकी कृति आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अनुभव उपाध्याय की है, शायद अनुभव उपाध्याय की है, याद रखना। देख लेना, एक बार चेक कर लेना आप लोग। मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है, अगर जितना बताया जा रहा है उतना भी कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग देख लेना, ठीक है। नौकर किसकी रचना है? वैसे भी अनुभव उपाध्याय जी की है, आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। कठपुतली किस विद्या की रचना है आप सभी को बताना है। 44 नंबर प्रश्न, तो कठपुतली किस विद्या की रचना है? तो कविता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे ऐसे
किस विद्या की रचना है? अभी पढ़े ऊपर विश्व प्रभाकर जी की, तो वह एकांकी है। क्या है? एकांकी है। तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, कठपुतली किस विद्या की रचना है? तो कविता है। ठीक है, तो कविता और कठपुतली के रचनाकार कौन है? आपसे पूछ लिया जाए तो भवानी प्रसाद है। कौन है? भवानी प्रसाद। तो आप लोग को याद रखना, 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, और दोस्तों 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोगों को बताइए। आप लोग हम लोगों को क्यों, मुझे ही बताइए। पापा खो गए नाटक मराठी है, एक तो मराठी भाषा में है, पापा खो गए नाटक है। ठीक, किस विद्या की रचना है? नाटक है। रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो पापा खो गए के नाटक के रचनाकार कौन है? विजय तेंदुलकर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर से कोई लेना देना इनका नहीं, लेकिन विजय तेंदुलकर हैं पापा खो गए नाटक के रचनाकार। चलिए दोस्तों, हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। अपूर्व अनुभव संस्मरण के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। अपूर्व अनुभव संस्मरण के लेखक कौन है? तेतुस्को कुरियानागी है। ठीक है, तेतुस्को कुरियानागी है अपूर्व अनुभव के लेखक। ठीक है, चलिए दोस्तों, कहाँ गया आंसर? ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 47 नंबर। जितना इंपॉर्टेंट है उतना आप सभी को सटीक बता दीजिएगा, उसका एक्सप्लेन भी किया जाएगा। बाकी जितना इंपॉर्टेंट नहीं उसका एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से कीजिए, आप लोगों को कहीं से कुछ डाउट नहीं होगा। 47 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ शीर्षक रेखाचित्र किसके द्वारा रचित है? तो नीलकंठ शीर्षक रेखाचित्र किसके द्वारा रचित है? आप सभी को आंसर बताना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, शेखर जोशी, शिवमंगल सिंह सुमन। आप सभी को बताना है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। तो आप सभी का महादेवी वर्मा हो जाएगी। नीलकंठ शीर्षक रेखा चित्र। अच्छा, नीलकंठ पूछ लिया जाएगा किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? तो रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। अच्छा, पूछ लिया जाए नीलकंठ किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 48 नंबर। विप्लव गायन, हाँ विप्लव गायन, ये पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। शीर्षक कविता या कविता आप लोगों को पढ़ना चाहिए, विप्लव गायन। रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रयाग शुक्ल। आप सभी को बताना है। ठीक, 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। सोच लीजिए, आप लोगों के लिए हम 1-1 बजे तक रात में रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो की। समझ नहीं सकते कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते तो थोड़ा डिमोटिवेशन लगता है। फिर मोटिवेशन लगता है कि अभी अपना चैनल छोटा है और लोगों को पता भी नहीं कि इस चैनल के माध्यम से 100 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। और हिंदी TRE4 में अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो वही क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन पता चलते चलते चल जाएगा, आप सभी लोग शेयर करेंगे ज़रूर पता चलेगा और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, मेहनत थोड़ा सफल होगी, आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे ऐसा उम्मीद है मुझे। तो कौन सा नंबर पर है? 48 नंबर प्रश्न पर उत्तर बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएंगे। इसके रचनाकार विप्लव गायन किस विद्या की रचना? कविता है, और इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बस ये 3 आप प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। मारीच की माता का क्या नाम था? तो मारीच की माता का नाम ताड़का था। क्या था? ताड़का था। तो मारीच की माता का नाम ताड़का था, याद रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, अच्छा पिता पूछ लिया जाए, पिता सुमाली थे। क्या थे? सुमाली थे। मारीच के पिता का नाम सुमाली था और माता ताड़का थी। चलिए दोस्तों, 50 नंबर उत्तर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। भरत की माता का क्या नाम था? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंथरा। आप सभी को बताना है। अच्छा, 14 साल का वनवास किसने दिया था राम जी को? तो कैकेयी ने दिया था। किसके लिए दिया था? भरत के लिए ही दिया था। भरत को राजपाट मिल जाएगा। बच्चों को पता है, कैकेयी इनका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया था? तो मारीच ने धारण किया था। किसने? मारीच ने धारण किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 52 नंबर प्रश्न। लंका जाते समय समुद्र जल में किस राक्षसी ने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया था? सुरसा, शूर्पणखा, त्रिजटा की छाया राक्षसी। आप सभी को बताना है। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी को बताना है छाया राक्षसी। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी का। कुछ अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका सजेशन देना और ज़रूर आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और सही कर देंगे। ठीक है, हनुमान की परछाई को किसने पकड़ लिया था? छाया राक्षसी ने। चलिए दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। रावण के मरने के पश्चात लंका का राजा कौन बना था? तो रावण के मरने के पश्चात लंका का राजा विभीषण बना था। चलिए दोस्तों, अभी तक विभीषण मतलब क्षमा नहीं किए गए हैं समाज के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है, गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? गंगा के 8वें पुत्र का नाम क्या था? तो देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत था। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अच्छा, और भी एक चीज़ पूछ ली जाती है, जैसे अच्छा, गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था,
लेकिन उनका भीष्म कैसे नाम पड़ा, तो भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनको क्या कहा जाने लगा, भीष्म कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों, गंगापुत्र देवव्रत उनका नाम था। 55 नंबर, अंबिका से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था, अंबिका से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था, आप सभी को 55 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो अंबिका से जो उत्पन्न पुत्र था, अंबिका से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था, आप सभी को बताना है। धृतराष्ट्र था, भीष्म था, विदुर था, पांडु। विदुर तो नहीं था। विदुर जो है किससे उत्पन्न था, दासी थी, शायद दासी से उत्पन्न यह विदुर थे। ठीक है, बाकी ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, धृतराष्ट्र सही होगा। अंबिका से उत्पन्न धृतराष्ट्र थे। ठीक है, और अंबालिका से पांडु उत्पन्न थे। अंबालिका से पांडु उत्पन्न थे, और दासी से विदुर उत्पन्न थे। अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न थे, तो धृतराष्ट्र उत्पन्न पुत्र थे। ठीक है, इतना याद रखना। विदुर दासी से, पांडु जो है अंबालिका से, और अंबिका से धृतराष्ट्र। चलिए दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल का चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। यह कथन किस पात्र का है, विदुर का है, अर्जुन का है, कुंती का है, युधिष्ठिर का है। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह प्रश्न उत्तर यह जो है कथन कुंती का है। दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही। तो कुंती का यह स्टेटमेंट है, ये मतलब कथन है। ठीक है, हिंदी में अंग्रेजी ना मिक्स करें, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर क्या कर रहे हैं आप, इंग्लिश में हिंदी में अंग्रेजी मिक्स किए दे रहे हैं। ऐसा, हालांकि आप लोग सब लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। 57 नंबर प्रश्न, जुए का खेल बैर विरोधी की जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इससे छोड़ दो। यह कथन किसका है, आप सभी को बताना है। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। ठीक है, वैसे वैसे मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। ठीक है, यह धृतराष्ट्र का यह जो है कुछ गलत लिखने में होगा तो क्षमा करना, सुन लेना। धृतराष्ट्र, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा, हाँ ये हो जाएगा धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र के द्वारा यह कथन दिया गया। चलिए दोस्तों, हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा, धृतराष्ट्र। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न पढ़िए। मरवा डाला, यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण और भीष्म द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। श्री कृष्ण से यह कथन किसने कहा था, आप सभी को बताना है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो दुर्योधन ने कहा था। किसने कहा था, दुर्योधन ने कहा था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर, बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के लेखक का नाम बताना है। तो आप सभी से पूछ लिया जाएगा, बस की यात्रा जो रचना है वह किस विद्या की रचना है, तो व्यंग्य रचना है। ठीक है, बस की यात्रा, और इसकी रचनाकार कौन है, जया जादवानी, प्रदीप तिवारी, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो हरिशंकर परसाई इसके रचनाकार हैं। यह व्यंग्यकार हैं और यह बस की यात्रा एक व्यंग्य है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 60 नंबर प्रश्न। कौन सा देखेंगे, एक सेकेंड, 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दीवानों की क्या हस्ती है, हाँ यही है, दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, आप सभी को आंसर बताना है। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई, कामतानाथ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, टेढ़े मेढ़े रास्ते आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह रचना भी भगवती चरण वर्मा की है। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। दोस्तों, PYQ करना ना भूलिएगा। PYQ भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वीडियोस मिलती हैं, अभी कम मिल रही, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही रफ्तार वीडियोस की बढ़ जाएंगी। क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो HPD, क्या नाम, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्या निराश हुआ जाए, निबंध विद्या की रचना है, आप सभी को याद रखना। चलिए दोस्तों, 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम बताना है। तुलसीदास, रहीम, कविगंग, नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास हो जाएंगे, या सीतापुर जिले के बाड़ी डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर जिले के बाड़ी कस्बे के निवासी थे। ठीक, नरोत्तम दास। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इनकी ध्रुव चरित्र एक याद रखना, और विचार मात्रा, ये 2 रचनाएं इनकी याद रखना। ठीक है, नरोत्तम दास जी की। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। चलिए बताइए, बाज और सांप कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। बाज और सांप कहानी के रचनाकार का नाम
निर्मल वर्मा है। क्या है? निर्मल वर्मा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। बाज और कहानी और इनके परिंदे याद रखना। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। परिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। स्टेट में तो डायरेक्ट प्रश्न इससे बनते हैं या टॉपिक भी दिया हुआ है, परिंदे किसकी कहानी? निर्मल वर्मा की। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नेहरू जी ने अपने जीवन में कितनी बार जेल की यात्रा की थी? आप सभी को बताना है। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 9 बार जेल की यात्रा की थी। नेहरू जी ने अपने जीवन काल में 9 बार की जेल यात्रा की थी। 65 नंबर है। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी? वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी? वेदों से, विद से, बोध से, वध से। आप सभी को बताना है। कौन सा प्रश्न नंबर है? आई होप आप सभी का 68 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर नहीं, 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वेद की धातु विद धातु से हुई है। आप सभी को सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेद 4 होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। चलिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न का है उत्तर 1000 ईस्वी के आसपास किस अफगान सुल्तान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी हो जाएंगे, मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे, शेर सूरी नहीं होंगे, तैमूर नहीं होंगे। दो में से आप सभी लोगों को आंसर बताना है। ठीक है। तो 66 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है। मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, 1940 में हुई थी, 1945 में हुई थी, 1950 में हुई थी। आप सभी को आंसर बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग याद रखना इसका आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। सुन मन वचन लखन मुस्काने, बोले परधर अपमाने, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अस रिस कीन गोसाई। आप सभी को आंसर बताना है। कौन सा नंबर? 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो यह संवाद कहाँ से लिया गया? आप सभी को बताना है। ठीक है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, आप सभी को पता होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तब लक्ष्मण परशुराम जी आ जाते हैं, तब लक्ष्मण से संवाद करते हैं। ठीक है। और उन लक्ष्मण जी एक बात कहते भी हैं, मियाँ को बतिया को नहीं देख तर्जनी जो मर जाए। मतलब आपकी तर्जनी, यहाँ कोई कुम्हड़ा की बतिया नहीं है जो आपकी उंगली उठाने से कोई मुरझा जाएगा। ठीक है। तो ये भी लक्ष्मण जी ने कहा था परशुराम जी से। चलिए लक्ष्मण परशुराम संवाद में ये भी आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध बताना है आप सभी को। ठीक है। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाए, रसगुल्ले होगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक श्रमिक हो जाएगा। तो 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ठीक है। तो ये भी सही नहीं होगा, बाकी बी वाला सही हो जाएगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। फेरुंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। उपयुक्त पंक्तियों में प्रत्यूष का अर्थ क्या है? फेरुंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का प्रातःकाल हो जाएगा। प्रत्यूष का मतलब प्रातःकाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? उपयुक्त कथन किसका है? आप सभी को बताना है। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो बदलू। ठीक है। उपयुक्त कथन किसका है? बदलू का है। इस कौन सा 71 नंबर प्रश्न है? आप सभी को बताना है। उपयुक्त कथन बदलू का है। ठीक है। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है? तो यह बदलू का कथन है। ठीक है। तो कामतानाथ द्वारा एक लिखी गई जो है कहानी है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ किसने लिखी? कामतानाथ जी ने लिखी है। तो उसमें यह कथन बदलू का है। ठीक है। चलिए दोस्तों 72 नंबर। दो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। उपयुक्त का पंक्तियाँ किस कविता में से हैं? हंसो हंसो जल्दी हंसो, दीवानों की हस्ती, कदम मिलाकर चलना, ध्वनि। आप सभी को 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 72 दीवानों की हस्ती हो जाएगा। ठीक है। दीवानों की हस्ती किसकी रचना है? आप सभी को बताना। कविता किसकी है? कविता किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है, दीवानों की हस्ती। चलिए 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने बार सांसद पद की सदस्यता प्राप्त की थी? 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 12 बार 12 बार सांसद पद की सदस्यता प्राप्त की, मतलब सांसद बने थे 12 बार। ठीक है। चलिए दोस्तों 74 नंबर प्रश्न। दशरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को आंसर बताना है। तो दशरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? 74 नंबर प्रश्न है। दशरथ मांझी का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था दशरथ मांझी का जन्म।
चलिए अब हम लोग देखते हैं पैसेज। पैसेज आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मुझे यह कहने से हिचक नहीं है कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्ट करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं है जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। फूलों को देखकर फूलों को फूलों को देखकर हमें हमें इसलिए आनंद होता है कि उनमें फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है। जिन भावों में हमें आनंद मिलता है वे इसी विधान में सहायक हैं। आप सभी को आंसर बताना है इस पैसे से। दोस्तों पैसे से संबंधित 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लेखक कला के किस पक्ष को महत्व देता है? भावात्मक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक। आप सभी को 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी का हो जाएगा व्यवहारिक, सी वाला प्रश्न, अब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं? आप सभी को बताना है क्योंकि उनके फल हमारे लिए उपयोगी हैं। ये भी एक सही ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि वाक्य में रेखांकित शब्द है हिचक। क्या है? एक शब्द है हिचक। हिचक का अर्थ बताना है आप सभी को। कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? इसके जगह पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? शर्म, भय, अहंकार, संकोच। संकोच हो सकता है। बी डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। 77 नंबर डी सही हो गया। चलिए दोस्तों इसका भी आप सब लोग पढ़ लीजिए। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा तरु के हरे हरे झरोके से झर अलस आया है धरा धरा भूल पर चिड़िया के सफ़ेद बच्चे सा। उसे प्यार है भू रज से लेटा है चुपके वह उड़कर किरणों के रोमिल पंख खोल तरु पर चढ़। ओझल हो सकता है फिर अमित नील में लोग समझते मैं उसको व्यक्तित्व दे रहा कला स्पर्श से। मुझको लगता वही कला को देता निज व्यक्तित्व स्वयं व्यक्तिवान ज्योतिर्मय जो वह रे स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान। धूप के टुकड़े को किससे प्यार है? आप सभी को 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। धूप के टुकड़े से किसको प्यार है? वृक्ष से, किरण से, धूल से, चिड़िया से। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धूल से। धूप के टुकड़े की कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा है। 79 नंबर प्रश्न का आंसर